नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए टॉपिक पे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस वीडियो में हम वही अनुच्छेद को सम्मिलित किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। आइए देखते हैं संविधान के पहले अनुच्छेद में क्या वर्णन है। अनुच्छेद पहले में वर्णन है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वर्णन है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में वर्णन है। अगर अनुच्छेद 3 की बात करें तो उसमें नए राज्यों के निर्माण में और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए है अनुच्छेद 3 में वर्णन। अगर अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 12 में। अगर अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। किसी को भी विभेद नहीं किया जाएगा धर्म के अनुसार, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। यह अनुच्छेद 15 में वर्णन है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की, लोक नियोजन के अवसर पर सभी को बराबर का हक मिलेगा, अनुच्छेद 16 में यह वर्णन है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत कहा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के बारे में है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण मिलता है, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि अगर अपराधियों को दोष सिद्धि हो जा रहा है तो उसके संबंध में क्या क्या संरक्षण है उसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो वर्णन है वो अनुच्छेद 21 में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलता है, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और एवं बलात्कार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है? 29 में। अनुच्छेद 30 है जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को या वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, प्रशासन करने की भी उसके अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का की बात करें तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का में वर्णन है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत की स्थापना की प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, जो आजकल काफ़ी न्यूज में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उसकी वर्णन अनुच्छेद 44 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का जो उपबंध है वह अनुच्छेद 45 में है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 48 में। और 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के बारे में वर्णन है, 48 का में। अनुच्छेद 50 की बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करता है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 51 में। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो है अनुच्छेद 51 के बारे में,
इसमें वर्णन है मूल कर्तव्य को। किसका वर्णन है? तो मूल कर्तव्य का कि अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 52 में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रथम नागरिक होगा, अनुच्छेद 52 में वर्णन है। और अनुच्छेद 53 में है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो संघ का पूरा कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णन है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में वर्णन है। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये अनुच्छेद 64 में वर्णन है। और 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद रहना चाहिए, वो अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 75 में क्या है। तो अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 75(1) में वर्णन है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में वर्णन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी का, ऐसे सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जो स्टार लगा रहे हैं वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो संसद का गठन के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 85 की बात करें संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 108 की बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 108। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाता है जबकि अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अध्यक्षता, वो 108 में वर्णन है। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा करता है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णन है। अनुच्छेद 111 विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में वर्णन है, यानी जो बजट पेश होता है उसके बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 112। लेकिन बजट का कहीं वर्णन संविधान में नहीं है, मूल संविधान में, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, अनुच्छेद 1, 2, 3 में, यानी 123 में। अनुच्छेद 124 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 129 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 137 की बात करें तो निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन करना, अनुच्छेद 137 में वर्णन है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 143 की 143 की, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है किसी भी विधेयक या कोई भी मुद्दे पर, तो अनुच्छेद 143 में ये वर्णन है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 152 की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में, कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये वर्णन है अनुच्छेद 152 में। और उसकी नियुक्ति यानी राज्यपालों की नियुक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास बहुत सारे क्षमादान करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 161 में वर्णन है। अनुच्छेद 163 की बात करें तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद ये है, तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, वो अनुच्छेद 163 में वर्णन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पे करेगा, ये अनुच्छेद 164(1) में वर्णन है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 165 का। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 169 की। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 200 का,
तो राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति का अनुच्छेद 200 में वर्णन है। अनुच्छेद 213 जो है वो विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 213 में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में वर्णन है। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, वो अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा के बारे में है। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन के बारे में वर्णन है, यह अनुच्छेद 243 में। अगर अनुच्छेद 243 की बात करें तो पंचायतों का आरक्षण का, आजकल 243 244 यही का पूछा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। अनुच्छेद 243 में पंचायतों का आरक्षण का। अनुच्छेद 243 की बात करें तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 243 की बात करें तो पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत होगी, अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में वर्णन है, नगर पालिकाओं का गठन के बारे में अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में जिला योजना के लिए एक समिति चाहिए, वो वर्णन है। अनुच्छेद 249 में क्या है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 239 में। अनुच्छेद 253 की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की जरूरत है, वो अनुच्छेद 253 में है। अनुच्छेद 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 जो है वो भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के लिए है, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 267 की हम बात करें तो भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 239 में माल और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल के बारे में जो वर्णन है वह अनुच्छेद 279 में है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 280 किसमें वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 में है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं के लिए है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, यह अनुच्छेद 315 में वर्णन है। अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिकरण का बारे में वर्णन है, 323 में प्रशासनिक अधिकरण का। अनुच्छेद 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 324 में, यानी चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 332 की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 338। और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 338 में पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में, ये तीनों आयोग के है, 338, 338 और 338 में। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 में है, 343 में है। अनुच्छेद 350 की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं के बारे में वर्णन है, 350 में है। और अनुच्छेद 352 की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण ये करना है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा वो 352 में है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में। एक अनुच्छेद 356 में वर्णन है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध, अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्यों में लगाना है, अगर वहाँ के संवैधानिक तंत्र विफल हो जा रहा है तो ये अनुच्छेद 356 में वर्णन है। और अनुच्छेद 360 में अगर वित्तीय आपातकाल आता है तो भारत में लगेगा, अगर वित्तीय आपातकाल तो ये अनुच्छेद 360 में कि कैसे वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। और अनुच्छेद 368 में है वो संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है,
संसद के पास संविधान के संशोधन करने की शक्ति भी है और कैसे प्रक्रिया है वो वर्णन है अनुच्छेद 368। ये था भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसी अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।